जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से वालेकुम हैं? सलाम फारूकी साहब, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। 5वीं किस्त शुरू हो गई। जनाब, करप्शन खत्म होके नहीं दे रही, तो ज़रा करप्शन पे क्या बात चल रही थी? देखिए मैं अगर अपने 35-36 साल करियर का निचोड़ आपके सामने पेश करूं, तो मैं आपसे ही कहूँगा मैंने कोई 11-12 इदारों में काम किया जिसमें एक सरकारी इदारा भी शामिल रहा। मैंने कोई भी इदारा करप्शन फ्री नहीं देखा। अच्छा। अच्छा, अब करप्शन की क्या तारीफ है मेरे पास? आमतौर पे जो करप्शन हम बात करते हैं वो 2 या 3 इकसाम की होती है। पहली ये वुमेन एंड वाइन कल्चर होता है बहुत सारे इदारों में, शायद कसीरुल कौमी इदारे उस मामले में ज़्यादा बदनाम हैं। कुछ सरकारी इदारे भी हैं। तो ये एक तरह की करप्शन हुई जो आपने कहा कि चलिए वहाँ अगर उनके कल्चर में ये दिल मौजूद। तो अपना भी करता था, मगर फज़ले खुदा से बुत ही ना आए थे राह पे, तो हर तरफ से आमादा थे के ये नाम। बिल्कुल जी, सही जी, है, जी, जी, बिल्कुल सही। जी, अच्छा, दूसरी किस्म की जो करप्शन है वो रुपए पैसों की है। जी, अच्छा, इसमें फिर मोर्द इल्ज़ाम आमतौर पर सरकारी इदारों को ठहराया जाता है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अब ये इल्ज़ाम शायद गलत है, क्योंकि जो प्राइवेट इदारे हैं या निजी इदारे हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा आप कह लें जो भी करप्शन का अनसर जो है वो आ चुका है। और जो तीसरी करप्शन है, जो मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इदारे की बका के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी तरक्की के लिए, वो एपल पॉलिशिंग या खुशामद का कल्चर है। खुशामद भी एक तरह की करप्शन ही है, क्योंकि किसी आप शख्स को आप वो बावर करा रहे हैं जो वो नहीं है। नहीं है। तो ये जो करप्शन है, ये ऐसा नहीं मैंने कोई इदारा देखा हो। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो इदारा जितना ज़्यादा पारसाई का दावा करता है, खुशामद वाला कल्चर वहाँ उतना ही ज़्यादा है। ये हुँ। मेरा तजुर्बा है और मैंने ये इससे साथ लेकिन देखा है। उसके साथ एक मैंने करप्शन और भी देखी है, जिससे शायद कोई इदारा खाली नहीं है। यार, अब मुझे पेमेंट मिल रही है 9 टू 5 काम करने के लिए। लेकिन वो जो एक काम पे फ़ोकस करते हुए मैं जितने आवर्स लगा रहा हूँ, वो तो दिन में 3 या 4 घंटे होते हैं और बाकी वक़्त गप्पे चल रही हैं, चाय चल रही है, मुल्क की सियासत बात हो रही है, कमेंट्री चल रही है। तो आपको जब पैसे मिल और फिर हम ये रोते हैं कि साहब हमें लेट सीटिंग करनी पड़ रही है। 9 टू 5 इधर-उधर टाइम ज़ाया किया, एप्पल पॉलिशिंग करते रहे और 5 बजे के बाद बैठे तो रो रहे हैं कि साहब हमारे साथ कितनी ज़्यादती होती है 8-8 घंटे। क्या ये भी करप्शन नहीं है? बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है। अब मैं इसमें अपनी पिछली बात की तरफ दोबारा जाना चाहूँगा, जो मैंने अर्ज़ किया था कि मैं जॉब लॉयल्टी की जगह जॉब ऑनेस्टी का कायल हूँ। जी। तो अगर आप जॉब ऑनेस्टी के कायल हैं, फिर आप ये नहीं करेंगे। फिर आपको पता है कि एक-एक लम्हा जो मेरा है, जो मैं इदारे में गुज़ार हूँ, मुझे उसकी कीमत, उसका मेहनताना मिल रहा है। और अगर मैं किसी मेहनत के बगैर वो ले रहा हूँ, तो वो मेहनताना नहीं तो है। सुहेल साहब, मैं इसको थोड़ा-सा यूँ ऐड करूँगा कि आप जो जॉब ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, शायद इसका एसीआर से ताल्लुक नहीं बल्कि इंसान के ज़मीर से ताल्लुक है मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बल जी, अल्लाह में से ताल्लुक है, यकीनन, ठीक है? तो इसमें ये ना फ़िक्र करें कि एसीआर में क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जॉब ऑनेस्टी बहुत कम देखने में आती है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। मैं तो इसमें ये कहता हूँ फारूक साहब यकीन मानिए ये मैंने फिर अपनी तहरीर में भी इसका इस्तेमाल किया था कि जो पैसा बगैर मेहनत के आपकी जेब या आपकी पेट में आता है बहुत उधम मचाता है। क्या बात कह दी आपने भई, वाह! बहुत दम तो बचाता है वो। जी बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये न सिर्फ आपको खराब करता है बल्कि आपकी पूरी नस्लों को खराब करता है। मैंने नस्ल नहीं नस्लों का लफ्ज इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जो इससे आप परवान और परवरिश करते हैं इसके असरात फिर नजर आते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो ये इस तरह की जो करप्शन है ये तो इससे तो कोई भी इदारा मुबर्रा नहीं है। एक चीज़ बड़ी तंग करती है मुझे, बल्कि मैं चूँकि एक मालियाती इदारे में रहा हूँ, बैंक में रहा हूँ, तो वहाँ पे अमूमन एक दस्तूर था कि जब वो बोनस की और इंक्रीमेंट की और प्रमोशन की लिस्ट आती थी, तो एक आध शाम गरीबा ज़रूर हुआ करती थी कि जिसमें जितने भी लोग महरूम थे, तो वो बैठ के अपना एक अलग से मुँह पे तो मुस्कुरा-मुस्कुरा के मुबारकबादें दे दी, पार्टी माँग ली, कर लिया, लेकिन फिर पीठ पीछे जो हमारा कल्चर है ये, तो उसमें से अक्सर लोग फिर मेरे पास भी कभी-कभी आते थे ये हमदर्दियाँ गेन करने की खातिर कि देखिए साहब, हमें इतने साल हो गए, फलाँ साहब जो हैं वो आए कहाँ से कहाँ निकल गए। इस इदारे में पुराने लोगों की कदर ही नहीं है। तो मैं उनसे एक बात कहता था, मैं कहा देखें, आप चूँकि एक पुराने एम्प्लॉयी हैं, लिहाज़ा आप इस इदारे के सबसे बड़े एसेट्स हैं, पहली चीज़। लेकिन ये चीज़ कभी मत भूलिएगा कि एसेट जो है 7 साल के साल डिप्रिशिएट होता डिप्रिशिएट भी होता जाता है ये। तो जो एसेट्स आपका नया होगा, वो 5 साल बाद में 5 साल की इसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू लग चुकी होगी, नंबर 2। और नंबर 3 ये कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत होती है। तो मैं तो अपने जो मेरे साथी देख रहे होंगे, उनसे भी ये बात कहूँगा
कि जब कभी आपके ऊपर ऐसा कोई स्टेज, ऐसा कोई मरहला आए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर छोड़ दें आप उसको, सवाल ये कि मार्केट में आपको आपकी वर्थ क्यों नहीं मिल रही है। अगर आपके अंदर इतना हौसला है, दम है, एतमाद है, अगर आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि यहाँ से निकलूंगा तो एक्सपोज होऊंगा, तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाले के सामने एक्सपोजर बहुत मिलता है, मैं कहता नहीं भाई एक्सपोजर नहीं मिलता है, बंदा एक्सपोज हो जाता है सारा ये। दुरुस्त। तो अगर आपको खौफ है मार्केट में निकलने से, और जैसे कि आपने कहा कि भाई बी ऑनेस्ट विद योर एम्प्लॉयर, लॉयल्टी जरूरी नहीं है, तो वरना फिर वही होगा जो हो रहा है कि एसेट डेप्रिशिएट भी होंगे और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा भी आएगी। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो एसेट इसी तरह पड़ा रहा तो इवेंचुअली बैड डेट हो जाता है। बैड डेट इसमें एक कसीरुल कौमी इदारे के जो पाकिस्तान में ऑपरेशन भी रहा उसके एचआर डायरेक्टर की एक बात बड़ी मजे की है, क्या वो मैं यहाँ आपको बताना, और जो इस मसले का हल भी है, यानी जो आपने बताया मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ कि वो ये कहते थे कि हमारे इदारे का कल्चर है कि हम ये चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय यहाँ पर हैप्पी टू स्टे एंड रेडी टू गो। फिर दोहराइएगा। जी मैं फिर दोहरा देता हूँ कि वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज जो यहाँ रहते हैं दे आर हैप्पी टू स्टे एंड रेडी टू गो। अच्छा, अब इसकी वो तावील ये बयान करते हैं कि रेडी टू गो का मतलब ये है कि उनके जो स्किल्स हैं वो हम वक्त मार्केट के इन कंप्लायंस में रहें, यानी जो मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वो कहते हैं कि हम अपने इदारा जो है वो उन अपने एम्प्लॉय को वो स्किल्स फराहम करता है, उसकी ट्रेनिंग फराहम करता है, तो वो हम वक्त एम्प्लॉयबल है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि कहीं और भी। और तो इस नतीजे में जब तक यहाँ पर हैं वो खुश हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि कहीं और जाओ या वो खुद जाना चाहते हैं तो उनकी मार्केट में डिमांड होती है, तो वो फिर एक्सपोज नहीं होते, वो बल्कि अप्रिशिएट करते हैं और शाइन करते हैं। ये है इसमें, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन सिर साहब एक चीज़ और भी है कि लॉ ऑफ रेशियो में हर आदमी ये चाहता है कि जो असली सिक्के हैं वो उसके पास है और जो खोटे सिक्के वो मार्केट में निकाल के फेंक दे। ये है ना आखिर ये जो इंसानी नफ्सियात ये है कि जो अच्छा वर्कर है वो तो हमारे पास है। तो कभी जब अच्छा वर्कर छोड़ के जाता है, जो अच्छा वर्कर छोड़ जाता है, तो एम्प्लॉयर बिलखुसूस का मैनेजर दे फील बिट्रेड कि यार हमने उसको इतना किया, हमने उसको ये प्रमोशन दे दिए, हमने उसको बाहर कॉन्फ्रेंस करा दी है और वो बड़े आराम से आ गया अपना सफ़ा लेके, तो वो इसके अपने दिल के ऊपर ले जाते हैं। तो जबकि मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आपके लोगों की मार्केट में डिमांड है तो आपको खुश होना चाहिए और आपको उनके रिप्लेसमेंट तैयार करते रहने चाहिए और इसको खुश दिली से। मेरा ताल्लुक बताने को हद नहीं है कि मीज़ान बैंक से रहा है और हमारे काफ़ी साथी जो थे मुख्तलिफ इस्लामी बैंकों में गए, इस्लामी विंडो में गए, और जब वो जाते थे तो हमारे काफ़ी मैनेजर्स बड़ा सौरो फील करते थे। मैं कहता नहीं, ये आपकी एलुमनाई है। आप ये तो सोचें कि अब हर बैंक में आपका अपना बंदा बैठा हुआ है कि आप फ़ोन उठाएंगे उससे बात कर लेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ करना हो। ये तो मैं ख्याल अच्छे इदारे को एक तरबियती इदारा होना चाहिए जिसके निकले हुए लोगों की मार्केट डिमांड हो, और इसमें हमें कोई शाई नहीं फील करना चाहिए कि हमारे पढ़ाए हुए लड़के, मैं समझता हूँ वो इदारे यूनिवर्सिटी की तरह हैं, ये निकलना ही निकलना है, जाना ही जाना है ऊपर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा ख्याल है इस्लामिक बैंकिंग में इस वक्त जितने लोग भी हैं उन सबको ट्रेन मीज़ान बैंक ने किया। जी बिल्कुल। तो इसमें कोई ये तो बिल्कुल मीज़ान बैंक जो है वो इस मामले में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल दूं कि कोरियर फील्ड में जितने लोग भी आज कहीं भी काम कर रहे हैं सब DHL या TCS से निकले हैं, तो उस इदारे का भी दर्जा जो है वो यूनिवर्सिटी के बराबर है जी। लेकिन जो आपने एक बड़ी मजे की बात की, मैं फिर वो कहूँ, और मैं खुद भी ये रहा हूँ, मतलब मैनेजर मैं खुद भी रहा हूँ, कि लोग इदारों की वजह से इदारे नहीं छोड़ते, मैनेजर की वजह से छोड़ते हैं, या वो मैनेजर की वजह से वहां रहते हैं या मैनेजर की वजह से छोड़ते हैं। आपसे मैं एक सवाल करूंगा, आपका अपना HR से ताल्लुक रहा है जी, और मैं भी सीनियर लेवल पर मुख्तलिफ इदारों को देखता रहा हूँ, कई इदारों में बोर्ड पे डायरेक्टर भी रहा हूँ। ये मैनेजर की अप्रेजल उसके जूनियर्स क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अगर इदारे में मुकद्दस गायें हैं जी, और इदारे में अगर ओपन कल्चर नहीं है तो वो नहीं किया जाएगा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि मैं एक निजी इदारे में, निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा। अब हमारे ज़माने में उस्ताद का जो भी दर्जा होता था, लेकिन आज हर निजी यूनिवर्सिटी में एंड ऑफ द सेमेस्टर पे स्टूडेंट टीचर के बारे में बताते हैं कि उनकी मालूमात का मयार क्या था, वो कितनी अपडेटेड थी, उनकी मिसालें कितनी अपडेटेड थी, और उसके बाद उस टीचर के साथ भी उसकी रेटिंग शेयर की जाती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रेटिंग में वो एवरेज को ऊपर ले गया है या एवरेज को नीचे लेके गया। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और वो जो
तकरीबन तमाम अच्छे इदारों के ट्रेनिंग सेशन में लाजमी है कि फैकल्टी की ट्रेनिंग है, वो रेटिंग है, वो तमाम ट्रेनिंग लाजमी करेंगे। बिल्कुल सही। और वो बाद में मैं भी था, तो बाद में शेयर किया थी कि इस चीज़ पे आपको इतने नंबर मिले, इस चीज़ पे ये मिला, इस चीज़ पे रेटिंग मिली। लेकिन जब अप्रेजल का ज़माना आता है, तो ऊपर वाला तो बैठ के नीचे वालों के मुकद्दर के फैसले कर रहा होता है, ठीक है? हालाँकि उनको वो जानता है एज़ मैनेजर उसने कैसे देखा। ये मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो अपने से नीचे वालों से क्या कर रहे हैं, वो उनको आगे बढ़ने दे रहे हैं कि नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हमारा देखिए कल्चर है हमारे मुल्क का कि जो अच्छा हुआ उसकी तो वाह-वाह मेरी है, और जब कोई मामला ख़राब होता है तो लोग अपने से जूनियर को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। ये बजाय से कि वो तस्लीम करें कि गलती उनकी थी, वो उल्टा कहते हैं जी ऐसे-ऐसे गधे दिए हुए थे आपने मुझे, मैं कहता भी था मुझे कोई ढंग के बंदे लेके दे, देखना क्या कर दिया। अब नीचे वाली की रसाई है नहीं, ये तो मुल्क का कल्चर है। तो ये अगर 360 के अंदर अगर अप्रेज़ल के कल्चर को प्रमोट किया जाए कि नीचे वाले भी जो अपने मैनेजर की मैनेजरियल क्वालिटी पे कि सिखाने में कितना है, ओपन माइंडेड कितना है, क्या उसका रवैया है, तो फिर जो ऊपर वाले हैं उनको उनकी कैपेसिटी तो मालूम होगी ना, एज मैनेजर कैसी है। जिनके पास 20 मैनेजर्स की रिपोर्ट आएगी उनके जूनियर्स की, सब्जेक्ट के बारे में कितना अपडेट है, पर्सनल उसमें कितना दिलचस्पी रहता है, तो क्या उनको ये मालूम नहीं होगा कि उनके जो मैनेजर्स हैं उनको कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग की और इसकी ज़रूरत है। देखिए वो फिर वही बात आएगी कि वो मैनेजर नौकरी अपनी अहलियत की बिना पे कर रहा है या लॉयल्टी की बुनियाद पे कर रहा है। तो अगर वो लॉयल्टी की बुनियाद पे कर रहा है तो मैनेजमेंट उसको फिर बेयर कर लेती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 360 डिग्री होना चाहिए, जिसमें अपर टियर भी करे, नीचे वाले भी करें जी। और पेयर लेवल पर भी हो, यही उसका पर्पस था। मैंने जैसा आपसे अर्ज किया था कि मुझे डीएचएल ने मैनेजर बनाया। डीएचएल में हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी और अपार्ट फ्रॉम द सीनियर मैनेजर्स, उस वक्त मैं लाहौर का स्टेशन मैनेजर था, स्टेशन हेड को वो स्टेशन मैनेजर बोलते थे। तो मैं वाहिद स्टेशन मैनेजर था जिसका सेल्स मैनेजर भी उसके साथ था, और वहाँ पे ये तय हुआ था कि आप अपनी 3 खूबियाँ भी बताएंगे और अपनी 3 कमजोरियाँ बताएंगे, और आपका सबॉर्डिनेट भी आपकी 3 खूबियाँ और 3 कमजोरियाँ बताएगा। अच्छा। तो हमारे जो उस वक्त के सेल्स एंड मार्केटिंग के हेड थे उस जमाने के, और बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं, और वो था, और जब उनको खुद भी कहा गया कि आप अपने बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि आई प्ले फेवरेट एंड आई कांट टेक क्रिटिसिज्म। तो लोगों का मुत्तफिका एक यूनानिमस था, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी इस बात से हमें भी इत्तेफाक है। आपकी इस बात से हमें भी इत्तेफाक है। तो इस तरह की बात होती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो 360 डिग्री हर जाविये से, लेकिन देखिए बात यही है कि आप चाहते क्या हैं, आप तब्दीली लाना असल में चाहते हैं। सच्ची बात है, इस मुआशरे का जो मजमूई माहौल है, इसमें बहुत ज़्यादा सच बोलने का आप रिस्क ले भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही। उमर शरीफ का एक छोटा-सा स्किट था जिसके अंदर से मुख्तलिफ जो प्रोफ़ेशंस है, उनकी जो सुहागरात के बारे में, उसने हर एक के बारे में कहा, दुकानदार की सुहागरात, फलाँ की सुहागरात। तो एक वकील साहब से कहा कि बताया बताया उसने, कि वकील साहब गए और उसने अपनी बेगम से कहा कि हाथ उठाओ, जो कुछ कहोगी सच के अलावा कुछ नहीं कहोगी, सच-सच कह दो। कहने लगा दुल्हन ने सब कुछ सच-सच कह दिया, सुबह उसको तलाक हो गई। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। वो जो आमतौर पे कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं दुश्मन मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सच बोलना शुरू कर दें, आपको आपके इर्द गिर्द ही मिल जाएंगे। ओह हो! ऐसे-वैसे दुश्मन मिलेंगे। तो आपके जो करियर का निचोड़ है, क्या इतना आपने माशाल्लाह सब कुछ किया, आप लोगों की तरबियत पे क्यों नहीं गौर करते? जो आगे जो नस्ल है, कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म क्यों नहीं लेते हैं? कि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि बहुत से लोग जो कि प्रोफ़ेशन में बहुत आगे होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो मंजी पकड़ लेते हैं सारी दुनिया। खैर आप तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आया है उसको क्यों नहीं सिखाते आप? देखिए मेरा ख्याल है कि जो भी रिटायर्ड, जैसे आपने खैर मेरे हवाले से जो बात की कि रिटायर्ड आदमी मंजी नहीं पकड़ता, उसको मंजी पकड़ा दी जाती है। सही बात है। उसको ये कहा जाता है अब आपको क्या करना है, अब आप बैठ के अल्लाह अल्लाह करें। अरे भाई, अल्लाह अल्लाह करने के लिए रिटायर होने की जरूरत नहीं है, सही अल्लाह बात है। अल्लाह जिंदगी भर करना फर्ज है। जी, जी। पहली बात। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो लोग जब नौकरी में एक हद से आगे होने के बाद जब वो अलहदा होते हैं, उनके लिए कोई मौके नहीं है, ना इदारे फराहम करते हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी ऐसी तजवीज़ है। मेरा ख्याल है ये वो लोग हैं जो इदारे भी अगर चाहें तो अपने शोबे में, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अपना है, कि इन रिटायर्ड लोगों का एक थिंक टैंक बनाया जा सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और वो इनको कहें कि इंडस्ट्री के इश्यूज को, वो उनकी पूरी उम्र इंडस्ट्री में गुजरी है, वो ये देखें और उसके बाद क्या वो तब्दीली ला सकते हैं, क्या वो तब्दीली तजवीज़ करते हैं। इसी तरह फार्मा है, कंज्यूमर की इंडस्ट्री है, मतलब ये इंडस्ट्री इसमें खुद
इस तरह से चाहे तो एक कदम उठा सकती है, और चाहे वो अपने कुछ एक्स एम्प्लॉय और अपने कंपेटिटर के कुछ एक्स एम्प्लॉय जो कब एक्स हो चुके हैं, इसका एक ऐसा कोई बोर्ड तश्कील दे दे कि जो एक थिंक टैंक की तरह काम करे और इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करे। और इसमें बहुत ज़रूरत है, और बाहर ये होता है। बाहर तो वो ये कहते हैं कि एक शख्स का मतलब, आप ये देखिए ना कि मैं और अगर आप दोनों की अगर हम बात करें, इस वक्त जगह इस कमरे में हम दो ही हैं, तो भी हम कहेंगे कि 70 साल से ज़ायद का तजुर्बा है इस कमरे में। अब इस तजुर्बे से फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा है? कोई नहीं। तो हमें वो मौके मिलने चाहिए कि जो हमने किया है, और उसके साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा माशी मराहत उसके साथ अटैच हो। एक बेसिक कॉस्ट मीट हो जाए तो लोग विलिंगली इस बात में इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े इदारे दावे जितने मर्जी कर लें, लेकिन वो ट्रेनिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ, अपने इदारे की रेटिंग के लिए कर रही है, हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी है, हम जो बाकायदगी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस वगैरह भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जब मौका आता है ट्रेनिंग का, तो अच्छे वर्कर्स को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते कि काम रुक जाएगा हमारा। ठीक है, और मैंने कई इदारों में देखा है कि बहुत से लोग जो नाकारा किस्म के होते हैं, उनको हर ट्रेनिंग पे भेज दिया था, ताकि भाई साहब एडवांस पेमेंट की हुई है तो पीएमए की ट्रेनिंग को करवा लो। जो एक अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग बाज़ औक़ात तो उसको इनाम समझा जाता है कि इसको सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भिजवा दो। उसकी वो हमें ना नहीं, इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। दुरुस्त। तो एक तो ये है कि सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आती है एम्प्लॉयर्स में कि भाई लोगों को कैसे ग्रूम करना है, उनकी ट्रेनिंग नीड को कैसे देखना है और उनको ट्रेन करना है। और दूसरी बात ये कि जो उनके लोग रिटायर होते हैं, तो वो उनको एज़ ए रिसोर्स पर्सन इस्तेमाल नहीं करते हैं। दुरुस्त। अब बैंकिंग सर्कल में मेरा अपना भी तजर्बा रहा है, मैं काफ़ी अर्सा ट्रेनिंग दी है कि अगर आप ये एक यंग लड़का जो कि अभी फ़र्ज़ करें कि इकरा से माजू से करके आया है एमबीए, अभी उसकी 26 साल की उम्र है, उसको आप बिठा देंगे ट्रेनिंग देने के लिए, और सामने बैठे हुए सारे सफ़ेद बालों वाले सोहेल याकूब साहब जैसे लोग हैं, तो हाउ दे कैन अब्ज़ॉर्ब। लेकिन अगर वही आदमी उन्हीं के ऑपरेशन का आदमी हो, उन्हीं के सेल्स का आदमी हो, अगर उसको एज ए रिसोर्स पर्सन लेके आएंगे, तो नए लोग भी, इवन मैनेजर्स भी, वो देखेंगे हाँ यार, ये आप बकौल आपके 40 साल का तजर्बा बोल रहा है, ये 40 साल की नाकामियाँ बोल रही हैं, तो मुझे क्या सीखना है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग के ऊपर मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग एक खर्चा नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। ये अलग बात है कि इसके ऊपर आजकल पीआर भी बड़ी हावी है कि अगर चंद नाम ऐसे मशहूर और मकबूल हो गए हैं तो उनको 10 लाख रुपए लोग देते हैं, ताकि जब बैलेंस शीट छपेगी तो लिखा जाएगा कि फलां साहब ने हमारे ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। ये एक एसेट्स है, और इसमें सबको मिलकर देखना पड़ेगा, इसमें इदारों को भी देखना पड़ेगा, और जो लोग काम सीखते हैं, क्योंकि देखिए आपका मसला जो सबसे बड़ा होता है ना, एक आदमी ने 30-35 साल कॉर्पोरेट लाइफ गुजारी है, उसका अपना एक लेवल रहा है लोगों से मिलने का। जब रिटायरमेंट के हफ्ते 2 हफ्ते बाद बहू कहती है ना कि अब्बा जी ज़रा स्कूल से बच्चों के लिए आइएगा, और साथ में पकड़ा दी टोकरी कि ज़रा बैंक में बिल जमा करा दिएगा और थोड़े से किराए और ये ले लीजिएगा। अब्बा जी तो मर गए ना। उनको पता ही नहीं कि बिल जमा, बिजली के बिल जमा कैसे होता है, किराए मिलते हैं किसी दुकान से। ये तो ये मेरा ख्याल है कि जो रिटायर्ड लोग हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं रिटायर्ड लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के सख्त खिलाफ हूँ। उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नीचे से लोग आ रहे हैं, उनको कब मौका मिलेगा। अगर बाबा जी खुद ही 80 साल तक बैठे रह गए, अलबत्ता उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के बाद इस किस्म के ट्रेनिंग के, डेवलपमेंट के, इन सब चीज़ों का काम लेना चाहिए। ये दुरुस्त, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि इदारों में सबसे पहले बजट कौन सा कटता है, यानी कभी भी मुश्किल वक्त आता है तो ट्रेनिंग का बजट सबसे पहले कटता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रेनिंग आमतौर पे इनाम समझी जाती है। ट्रेनिंग का रूट क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, और मैं ख्याल है इस पर हम इस अपने सेगमेंट को ख़त्म भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने एक दफ़ा मुझसे कहा कि बाबा आप बड़े अच्छे फैसले करते हैं, हाँ। और हम आप देखते हैं, आप जब भी हम आपसे कोई बात कहते हैं आप फैसला बड़ा सही करके देते हैं, तो हमें भी सिखाइए। तो मैं आए बाएं शाएं करता रहा, तो खैर थोड़े देर निकलते रहे। तो उन्होंने कहा आप हमें सिखाते क्यों नहीं है? तो मैंने कहा यार इसका रूट बड़ा सख्त है, आप लोग तैयार हैं? उन्होंने कहा आप बताइए। तो मैंने कहा मैं अच्छे फैसले करता हूँ। ठीक है, आप मुत्तफिक हैं? उन्होंने कहा। तो मैंने कहा अच्छे फैसले मैं कैसे करता हूँ? तो उन्होंने कहा इसलिए कि आपका एक्सपीरियंस है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक्सपीरियंस कहाँ से आया? अब वो चुप हो गए, यहाँ तक तो पता था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा पता है एक्सपीरियंस कहाँ से आया? कहाँ से? गलत फैसलों से। ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने जिंदगी में इतने गलत फैसले किए हैं कि आज मैं सही फैसले कर सकता हूँ। मैं आपकी बात को दोहराऊंगा, तो बढ़ाऊंगा आगे। एक बड़े मजे की बात जी,
एक बहुत बड़े इदारे के अंदर, क्योंकि मैं कई कंपनी के बोर्ड पे था और कई जगह मैं सीनियर रहा हूँ, ये तो सीनियर टीम बैठी हुई और वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से उलझ रहे थे कि जी हमारा ट्रेनिंग का बजट बहुत कम है और हमें ट्रेनिंग पे ज़्यादा उस पर खर्चा कर दीजिए। खैर उनके ध्यान में ये होगा ना कि भाई कोई भूरबन की ट्रेनिंग हो, गिलगित की ट्रेनिंग हो, सिंगापुर की ट्रेनिंग हो, वो इसलिए कर रहे थे। तो वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस इदारे के, तो उनका भी कौन कहता है हमारा ट्रेनिंग का बजट कम है, हमारा तो ट्रेनिंग का ठीक ठाक बजट है। अब सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। उनका लाओ बैलेंस शीट, ये देखो पिछले साल के लॉसेस कितने थे। ये जब 200-250 मिलियन का लॉस किया हमारे इदारे ने, यही तो ट्रेनिंग थी हमारी, और क्या ट्रेनिंग है, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो मैं खाली गुफ्तगू चलती रहेगी, थोड़ा सा इसको रोकते हैं, जी फिर जरूर इसके छठे और आखिर से इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। बहुत